गरीब मजदूर को 400 रुपया प्रतिदिन मिलेगा। हर गरीब मजदूर को 25 लाख रुपए तक का उसको और उसे परिवार को मुफ्त इलाज देंगे। ये हमारा वायदा है। वो 25 लाख का इलाज चाहे सरकारी और निजी हो, लेकिन उसके लिए मुफ्त में होगा। अभी ये भाई जैसे चढ़ा, गिर भी सकता था, इसलिए मुझे चिंता हुई। मैंने अपना भाषण रोककर पूछा क्या कर रहा है। गिरता तो चोट लगती, घायल होता। ऐसे ही हमारा मजदूर सड़क बनाता है, इमारतें बनाता है, भवन बनाता है। ये स्कूल, ये अस्पताल, ये फ्लाईओवर, ये एयरपोर्ट किसने बनाए? गरीब मजदूर ने बनाए। तो हम उस गरीब मजदूर की बात हम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको मजदूर की गरीब और उसका दर्द नहीं दिख रहा है। हमारा देश का किसान और अन्नदाता दिल्ली की दहलीज पर गया, तानाशाह से कहा, तुमने कहा था 2022 में मेरी आय दुगनी होगी। मेरी आय दुगनी नहीं हुई। तुम्हारे 10 सालों में मेरा कर्ज दुगना हो गया है। मैं अब आपसे पूछना चाहती हूँ, हाँ या ना कहिएगा, हमारे देश के किसान अन्नदाताओं का कर्ज माफ होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए या नहीं? प्रधानमंत्री जी, आपने अपने चंद पूंजीपति मित्रों पर जो है देश का खजाना लुटाया और 21 लाख करोड़, कितना? 21 लाख करोड़ का कर्ज अपने पूंजीपतियों का माफ किया और हमारे गरीब मजदूर किसान का 1 रुपया माफ नहीं किया। हमारा कहना है, हम सरकार में 4 जून को आ रहे हैं और हम इस देश के किसान का 1-1 रुपया, 1-1 कर्ज माफ करने जा रहे हैं। हम किसान को सिर्फ उसकी फसल का उचित दाम देने जा रहे हैं। हम न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून लेकर आ रहे हैं। किसान का कर्ज माफ, फसल का उचित दाम और तो और आजादी के बाद कभी नहीं हुआ कि कृषि के उपकरणों पर, खाद, बीज, ट्रैक्टर पर टैक्स लगा हो, कर लगा हो, लगान वसूल किया हो। ये भाजपा आरएसएस ने किया। हम सत्ता में आते ही हर कृषि उपकरण पर टैक्स खत्म करने जा रहे हैं। कोई टैक्स, कोई कर हमारे अन्नदाता को नहीं देना होगा। तानाशाह ने कहा था कर मुक्त करेगा, उसकी आय दुगनी करेगा, और दिल्ली में बैठे तानाशाह प्रधानमंत्री ने हमारे किसान आंदोलन कर रहे हैं, फसल का दाम मांग रहे हैं, उन पर आविष्कार किया कि विदेश से मंगाए गए उड़न खटोले, ड्रोन कहते हैं, उससे आंसू गैस के गोले कैसे किसानों पर छोड़े जाते हैं। और आंसू गैस के गोले छोड़े गए, किसान घायल हुआ। और आज समय है कि 7 मई को आपका वोट किसे जाएगा? देश के मजदूर श्रमिक के नाम जाना चाहिए, देश के किसान अन्नदाता के नाम पर जाना चाहिए। आज सेना के नाम पर भी मैं मांगूंगी आपसे वोट। क्या किया इस तानाशाह ने? सेना की पक्की भर्ती खत्म। क्या किया? सेना की पक्की भर्ती खत्म किया। तो अग्निपथ भर्ती योजना क्या है? अग्निपथ भर्ती योजना वो कहती है 4 साल की नौकरी मिलेगी, ठेके पर नौकरी मिलेगी और ठेके में सेना में भर्ती होगी। हमें ये मंजूर नहीं है। हम सरकार में आते ही भाजपा की इस अग्निपथ भर्ती योजना को रद्द करके सेना में पक्की भर्ती बहाल करेंगे। आप समर्थन करते हैं इसका कि सेना में पक्की भर्ती होनी चाहिए? 4 साल की ठेके की नौकरी पर 19 साल का अमृतपाल सिंह पंजाब से भर्ती हुआ, सरहद पर गया, माँ बाप का इकलौता बेटा, पीठ पे नहीं सीने पर गोली खाई, शहीद हो गया। अमृतपाल शहीद के शव को गांव लाया गया, माँ बाप को शव सौंपा गया। आपको सुनकर हैरान होगी, माँ ने कहा वो अमृतपाल नहीं है, वो मेरा इकलौता बेटा सेना में गया, उसका नाम शहीद अमृतपाल है। लेकिन उन्होंने शहीद नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि अग्निपथ भर्ती की ठेके की नौकरी पर गया था वो। ये सही किया या गलत किया? शहीद को शहीदी का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं? ये छीन कर इन्होंने गलत किया या नहीं? शहीद का जब शव आता है गांव में
तो दुल्हन की तरह सज कर आता है कि शहीद आया है, शहीद माँ भारती के लिए, देश की रक्षा के लिए। इनका जब अमृतपाल 19 साल का अग्निपथ में भर्ती हुआ तो उसका शव तिरंगे में नहीं, सफेद कफन में लिपट कर आया। माँ पिता रोए, बोले नहीं बेटा शहीद है, शहीदी का दर्जा दो, कफन में तिरंगा दो। मिलना चाहिए था तिरंगा या नहीं? कफन में नहीं मिला। शहीद का शव आता है तो सजी धजी सेना के वाहन में आता है, सलामी दी जाती है शहीद को तोपों की, लेकिन अमृतपाल सिंह के शव निजी एम्बुलेंस में लाया गया और माँ बाप से एम्बुलेंस का किराया मांगा गया। ये शर्मनाक बात है या नहीं है? शहीद के माँ बाप को पेंशन देती थी सरकार, सारी सुविधाएं देती थी सरकार। इस तानाशाह सरकार ने शहीद के माँ बाप से वो हक भी छीन लिया कि पेंशन नहीं मिलेगी, कोई सुविधा नहीं मिलेगी। इसलिए हम आपका वोट चाहते हैं देश की सेना के लिए, ताकि हम पक्की भर्ती बहाल कर सके और अग्निपथ भर्ती योजना रद्द कर सके। हम आपसे वोट मांग रहे हैं देश के संविधान को बचाने के लिए। आज हमारा संविधान, देश का संविधान, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान खतरे में है। आरएसएस भाजपा इस संविधान को खत्म करके अपना संविधान आप पर, हम पर थोपना चाहती है। क्या कहता है बाबा साहब अंबेडकर का संविधान, जिसकी हिफाजत हम लोग आजादी से लेकर अब तक कर रहे हैं? वो संविधान ये कहता है कि अमीर हो या गरीब हो, कोई भेदभाव नहीं होगा, दोनों के बराबर के हक और अधिकार होंगे, महिला और पुरुषों में समान अधिकार होंगे, धर्मों में फर्क नहीं किया जाएगा, हर जाति और धर्म को, अमीर और गरीब को, महिला और पुरुष को हमारे संविधान में बराबर के हक और अधिकार दिए हैं। भाजपा इन्हें छीनना चाहती है, भाजपा इन्हें छीनना चाहती है, अपना आरएसएस का संविधान थोपना चाहती है। आप चाहते हैं ये संविधान बदला जाए? आप क्या चाहते हैं, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान या आरएसएस का संविधान? किसका संविधान, किसका संविधान चाहिए? तो आपका वोट बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए होना चाहिए। क्या कहता है हमारा संविधान, जिसमें हमला भाजपा कर रही है, जिसे बदलना चाहती है? इस संविधान में आर्थिक समानता की बात की गई है। सबके पास इस देश की जो संपत्तियां हैं, उद्योग है, उसमें समान की आर्थिक समानता होनी चाहिए, पर आर्थिक विषमता आ गई है। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब भुखमरी की तरफ जा रहा है, कुपोषण हो रहा है। आपको मालूम है, एक तरफ प्रधानमंत्री जी के 21 पूंजीपति मित्र, कितने 21, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी 21 आपके पूंजीपति मित्र हैं, और दूसरी तरफ इस देश की 80 करोड़ जनता है। और आपको पता है, इस 80 करोड़ की हिंदुस्तान की जनता के पास जितना धन है, 80 करोड़ की जनता के पास जितना धन है, उससे अधिक धन प्रधानमंत्री मोदी जी के 21 पूंजीपति मित्रों के पास है। 80 करोड़ की जनता के पास जितना धन है, उससे अधिक 21 पूंजीपति मित्रों के पास। क्योंकि आपको देश की संपत्तियां बेची गई, एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे बेच दी, देश की खदानें बेच दी, लेकिन आपको नहीं, अपने पूंजीपति मित्रों को बेची। और जो पैसा आया, उस पैसे से अपने ही पूंजीपति मित्रों का कर्ज माफ कर दिया। और आपके लिए क्या छोड़ा? आपके लिए हिंदू और मुस्लिम छोड़ा है। शर्म आती है प्रधानमंत्री जी, 140 करोड़ का प्रधानमंत्री 10 साल से प्रधानमंत्री है, लेकिन डरा हुआ है, क्योंकि उसे सामने अपनी हार दिख रही है। दुख होता है जब ये देश का प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री अपने भाषण में एक धर्म विशेष मुस्लिम समुदाय का नाम लेता है, उन्हें घुसपैठिया बताता है और उनसे हम हिंदुओं को, हम बहनों के मंगलसूत्र को खतरा है ऐसा बताता है। मैं छत्तीसगढ़ गई, कर्नाटक गई, गोवा गई, पूरा देश गई। मैंने अपनी हिंदू बहनें जिनके गले में मंगलसूत्र था और अपनी मुस्लिम बहनें दोनों से पूछा, कहां से आई हो? किसी मुस्लिम बहन ने नहीं कहा हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा हम इसी धरती पर पैदा हुए हैं। फिर मैंने पूछा तुम कैसे घुसपैठिए हो गए? इस धरती पे तुम्हारा उतना ही हक है जितना मेरा हक है। फिर मैंने हिंदू बहन से पूछा कि तुम्हारे मंगलसूत्र को क्या इस बहन से खतरा है? हिंदू बहन ने भी बोला कोई खतरा नहीं है। खतरा अगर है तो खतरा इस देश के प्रधानमंत्री जी की कुर्सी को खतरा है, उनकी सत्ता को खतरा है। उस कुर्सी, उस सत्ता को बचाने के लिए आज इस देश में एक बार फिर से नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी आपके 10 साल कुशासन के, अन्याय के, अत्याचार के हैं और दूसरी तरफ भारी पड़ रही है श्री राहुल गांधी जी की 10,000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा। आज देश 10 साल के आपके कुशासन को और अन्याय को, राहुल गांधी जी की 10,000 किलोमीटर की न्याय यात्रा को देख रहा है। हमारा न्याय पत्र 5 न्याय 25 गारंटी घर में बैठकर नहीं, राहुल गांधी जी जब यात्रा में निकले, असम में भी आए, यहाँ के डरे हुए मुख्यमंत्री ने कि पता है यहाँ पर हारे तो दिल्ली में बैठे आरएसएस भाजपा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इनकी कुर्सी छीन लेंगे। यहाँ का मुख्यमंत्री भी डरा हुआ है कि अगर प्रधानमंत्री जी को लोकसभा की सीटें ना दी, प्रधानमंत्री हार गए, मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो हेमंत बिस्वा भी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। इसलिए वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब असम में पहुंची, किस तरह की हिंसा हुई। हमारे अध्यक्ष बैठे हैं मंच पर, भूपेन बोरा जी, किस तरीके से उन पर हमला किया, किस तरीके से उन्हें खून और लहूलुहान किया, किस बात का डर था। हम तो गांधीवादी हैं, हम सत्य और अहिंसा पे चलते हैं, हम सब धर्मों को लेकर चलते हैं, लेकिन आपने हमारे अध्यक्ष के ऊपर हमला किया। आपने राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को गुवाहाटी से गुजरने से रोका। आपने हमारे चुने हुए 2 मुख्यमंत्रियों को, जो इंडिया अलायंस में है, झारखंड के मुख्यमंत्री चुने हुए हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया है। आपने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया है। ये काम तानाशाह का होता है। जब तानाशाह डरा होता है, उसकी सत्ता, उसकी कुर्सी हाथ से जाती है, तब वो ऐसी हरकतें करता है। राहुल गांधी जी संसद में सवाल क्यों पूछ रहे हैं? किसान, गरीब, मजदूर पे राहुल गांधी जी की एसपीजी सुरक्षा छीन ली, राहुल गांधी जी का सरकारी आवास छीन लिया, राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता छीन ली और उन्हें 2 साल जेल भेजना चाहते थे। पर राहुल गांधी डरे नहीं। राहुल गांधी पूरे देश में यात्रा पर निकल गए और देश को एक रखने की जो चुनौती थी, उसमें आपने उनका साथ दिया। आज असम में आप सबका धन्यवाद करती हूँ। राहुल गांधी जी की यात्रा असम में, सत्ता में बैठे हुए दिल्ली और असम का मुख्यमंत्री उसे फेल करना चाहता था, पर वो यात्रा फेल नहीं हुई। वो यात्रा मणिपुर से चली, असम से होते हुए महाराष्ट्र अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंची। इसके लिए आपका शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने अपनी ताकत लगाई और आपने भी अपनी ताकत लगाई, राहुल गांधी जी को ताकत दी और यात्रा अपनी मंजिल तक पहुंच पाई। आज मेरी बहनें बैठी हुई हैं, आज हमारी बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, और ये कोई और नहीं, सत्ता में बैठा
खामोश है। बेटी बचाओ का नारा देते हैं। आज मैं बहनों को कहूंगी, प्रधानमंत्री जी के लिए महंगाई मुद्दा हो या ना हो, 4 जून को उनकी छुट्टी होने वाली है। वो सत्ता से बाहर होने जा रहे हैं और हम सत्ता में आते ही हर गरीब परिवार की बहन को, हर गरीब परिवार की बहन को सालाना 1 लाख रुपया आपके बैंक खातों में डालने जा रहे हैं। हर महीने, यानी कि हर महीने की पहली तारीख को हर गरीब परिवार की महिला जिसके पास राशन कार्ड है, राशन की दुकान पर वो जाती है, उस गरीब परिवार की बहन के बैंक खाते में हर महीने की 1 तारीख को 8,500 रुपया राहुल गांधी कांग्रेस हमारी सरकार डालेगी, ताकि आपको महंगाई और बेरोजगारी की वजह से घरेलू हिंसा का शिकार भी ना होना पड़े। बहुत बहनों ने कहा आदमी के पास रोजगार काम नहीं है, आदमी बेरोजगार है, घर की जरूरतें पूरी नहीं हो रही, आदमी कर्ज ले रहा है, कर्ज चुका नहीं पा रहा है और सारा गुस्सा मेरी बहनों पर निकलता है, वो घरेलू हिंसा की शिकार होती है। अब आप घरेलू हिंसा की शिकार नहीं होगी, अब आप महंगाई की शिकार नहीं होगी, अब आपका आर्थिक सशक्तिकरण होगा और आपके बैंक खातों में 1 लाख रुपया हर साल का डलेगा। सुरक्षा की बात करूं तो हमारी बेटी बिल्किस बानो, गुजरात की बेटी बिल्किस बानो हो या हरियाणा की बेटी साक्षी मलिक हो या कर्नाटक का कांड जो भी भाजपा के नेता ने किया है वहीं से आ रही है, इन तीनों पर आपसे बात करूंगी, बेनकाब करूंगी प्रधानमंत्री जी आपको, आपके बेटी बचाओ के खोखले दावों को कि किस तरीके से आप ही के विधायक, आप ही के सांसदों ने हमारी बेटियों के साथ गलत काम किया और आपने उनका बचाव किया है। बिल्किस बानो, गुजरात की हमारी बेटी, 11 दरिंदों ने हमारी उस बेटी का सामूहिक बलात्कार किया, उसके घर के 7 लोगों को जिंदा मौत के घाट उतार दिया। बिल्किस गर्भ से थी लेकिन उसका 11 लोग हवस का शिकार बनाते रहे। बेटी लड़ाई लड़ी, 11 के 11 बलात्कारियों को उम्र कैद की सजा हुई, जेल डाला गया, हमें लगा न्याय हो गया बिल्किस बानो के साथ। और एक दिन पता लगा प्रधानमंत्री जी की गुजरात में सरकार है, फरमान जारी किया और 11 के 11 बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा कर दिया जेल से। रिहा ही नहीं किया, लड्डू खिलाया, गले में हार डाला, अपने मंचों से उन 11 बलात्कारी अपराधियों से वोट मंगवाए। शर्म आती है आपको प्रधानमंत्री कहते हुए, लेकिन बेटी लड़ी, बिल्किस बानो लड़ी, अदालत में पहुंच गई, मेरे साथ घोर अन्याय हुआ है, मेरे 11 बलात्कारियों को रिहा कर दिया गया है। हम सब ने उनका साथ दिया और आज हमारी जीत हुई कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश किया, बिल्किस बानो के 11 बलात्कारी वापस जेल में ठोस दिए गए और प्रधानमंत्री को फटकार लगाई कि शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। डबल इंजन की सरकारें चलाते हो, देश और गुजरात में बेटी बचाओ के नारे देते हो और 11 बलात्कारी। दूसरी बेटी का नाम है साक्षी मलिक। साक्षी मलिक हरियाणा से है, रेसलिंग पहलवानी में बड़े बड़ों को पटकनी दी, ओलंपिक में पदक जीता, स्वर्ण पदक जीत कर आई हमारी बेटी साक्षी मलिक। तिरंगा लहराया, गर्व हुआ देश को, प्रधानमंत्री जी ने बुलाया साक्षी मलिक को, आओ मुझसे मिलने आओ, फोटो खिंचवाई और वाहवाही लूटी प्रधानमंत्री मोदी। पर उसी प्रधानमंत्री मोदी जी आपकी पार्टी का सांसद है, नाम है ब्रजभूषण शरण। बेटी का पदक देखने के लिए उसकी छाती पर हाथ डाला, बहुत सी बेटियों के साथ गलत काम किया, उनका यौन उत्पीड़न किया आपके सांसद ब्रजभूषण शरण, क्योंकि वो रेसलिंग फेडरेशन का अध्यक्ष था। बेटियों ने कहा प्रधानमंत्री जी से रेसलिंग के पद से हटाइए, सांसद पे कार्रवाई कराइए, एफआईआर, ये बेटियों के साथ गलत काम कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने साक्षी मलिक और बेटियों से मिलने से मना कर दिया। बेटियां दिल्ली पुलिस के पास गई, पुलिस के डर
अमित शाह जी का गृह मंत्री है, दिल्ली पुलिस कैसे एफआईआर करे? नहीं की। बेटियां सुप्रीम कोर्ट जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है और एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन ब्रजभूषण शरण जेल नहीं जाता। प्रधानमंत्री जी से टिकट देते हैं और वो चुनाव लड़ता है। ये है बेटी बचाओ। कर्नाटक में हासन एक लोकसभा सीट है, वहां से आ रही हूं, कर्नाटक से। हासन लोकसभा सीट पर भाजपा समर्थित सांसद है, प्रज्वल रेवन्ना नाम है उसका, सांसद है 5 साल से, दोबारा चुनावी मैदान में खड़ा है। 5 साल सांसद था, गरीब बहन गई, राशन कार्ड बनाना है, आधार कार्ड बनाना है, मेरी कोई समस्या है, उसके पास, सांसद के पास गई और सांसद ने क्या किया? हमारी गरीब मजदूर, हमारी जो काम के लिए गई थी सांसद के पास, उसने उनके साथ गलत काम किया। नाबालिग बेटियां, बहनें, जो भी काम लेकर गई, वो हवस का भूखा सांसद जिसके लिए मोदी जी वोट मांग रहे हैं, वोट का वीडियो भी है, उसने क्या किया? बेटियों के साथ गलत काम किया और गलत काम के साथ साथ वीडियो बनाए। वीडियो बनाने के बाद दिखाया कि बाहर जाकर बोलोगी तो बदनाम हो जाओगी। और 5 साल में 1000 बहन बेटियों के साथ उसने गलत काम किए, उनके वीडियो बनाए और आज वो वीडियो 3000 वीडियो कर्नाटका में बट रहे हैं कर्नाटका में। और प्रधानमंत्री जी उसी आदमी के लिए ये कहते हुए वोट मांगते हैं कि इसको दिया गया एक वोट प्रधानमंत्री मोदी को ताकत देगा। देनी चाहिए ऐसी ताकत? बताइए, ऐसे आदमी को वोट देना चाहिए? मैं आपको प्रधानमंत्री जी का वो वीडियो जो अभी आपको प्रधानमंत्री जी का वीडियो जिसमें वो प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांग रहे हैं, वायरल है सोशल मीडिया पे, मेरी ट्विटर हैंडल पर देखो, जरा इनको भी सुनाए इनकी सच्चाई क्या है। मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगी, जब तक ये प्रधानमंत्री जी का वीडियो हम सबके सामने आए, इनकी सच्चाई, क्योंकि ये डरे हुए हैं। इंडिया अलायंस, कांग्रेस देश में, मैं आपको लिख कर दे रही हूं, 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर इस भाजपा आरएसएस को जो है वो हराने जा रही है। लेकिन जरूरी है कि आप घरों से निकलें, आप घरों से निकलें। 7 तारीख को अपना एक कीमती वोट इस देश के लोकतंत्र, इस देश की जो है संविधान को बचाने के लिए आपको देना होगा। मैं वो वीडियो आपको जरूर सुनाऊंगी। और जरूर आप सोशल मीडिया, फेसबुक, क्योंकि आज जो मीडिया है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, पूरी तरह दबाव हुए हैं। चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, चुनाव आयोग हो, सब अपनी सत्ता और अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन गरीब मजदूर की अगर कोई आवाज उठा रहा है तो सिर्फ राहुल गांधी। ये प्रधानमंत्री जी के तब के भाषण है जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, बेरोजगारी महंगाई की बात करते थे। मैं युवाओं को कहती हूँ, 2 करोड़ नौकरी हर साल, 10 साल में 20 करोड़ नौकरी, बहुत हुई बेरोजगारी की मार। हम आपसे वायदा कर रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी, 30 लाख सरकारी पक्की नौकरी के पदों को हम भरने जा रहे हैं। यहाँ के जो बच्चे सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, हम उन्हें देने जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी का झूठे व्यक्ति हैं। इनके हर साल 15 लाख रुपए देने वाले झूठ के बारे में तो सभी को पता है, लेकिन कुछ ऐसे भी झूठ हैं जिसने देश की आम जनता को उम्मीदें तो बनाई, फिर उन्हें तोड़ दिया। आप तो ही सुनिए, गंगा नदी को पूरी तरह से साफ करने का वादा किया था। मां गंगा नदी को साफ करने का वादा भी झूठ साबित हुआ।
किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, दोगुना होनी चाहिए, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय को आधा कर दिया। स्मार्ट सिटी, क्यों हमारे देश में 100 नए शहर बने? एक भी स्मार्ट सिटी ये तैयार नहीं कर सके। प्रज्वल, यहाँ महंगाई पर भाषण सुनिएगा इनका। महंगाई का मुंह देने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मुंह देने के लिए तैयार नहीं। इनका अनुमान इतना है, महंगाई के लिए शब्द बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे बहुत से वीडियो आज सोशल मीडिया पर है कि प्रधानमंत्री जी जब आप प्रधानमंत्री नहीं थे तब आप बेरोजगारी महंगाई की बात करते थे। आज आप प्रधानमंत्री हैं, आप बेरोजगारी महंगाई नहीं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। मैं आप सभी से कहूंगी, अगर अब बदलाव नहीं आया तो ये बदलाव न आने से हमारे देश को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि भाजपा के घोषणा पत्र में पत्रकार साथी अगर बैठे हैं तो वो सच जानते हैं कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में लिख दिया है 1 नेशन 1 इलेक्शन, यानी कि एक देश एक ही बार चुनाव होगा। ये संभव हो सकता है। 140 करोड़ का भारत, स्थानीय नगर निगम पंचायतों के चुनाव, देश की विधानसभाओं के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, 140 करोड़ का भारत, एक देश में एक चुनाव। यानी कि असलियत ये है कि भाजपा आई तो एक देश कोई चुनाव नहीं होगा, फिर सारा देश भाजपा और RSS के बनाए संविधान में खाई में जाएगा। तो मैं आप सबको कहूंगी, इस हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में प्रधानमंत्री जी अंतिम शब्द आपके लिए बोलकर जा रही हूं मीडिया के माध्यम से। एक भाई ने कहा, मुसलमान भाई था, कि प्रधानमंत्री जी आपको, इनको हमसे प्रधानमंत्री जी को नफरत क्या है। दूसरा वहीं पर मुसलमान भाई ने कहा, अरे नहीं नहीं प्रधानमंत्री मोदी जी, हम मुसलमानों से नफरत नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ हिंदू भाई हैं, कुछ हिंदू भाई हैं, उनके वोट लेने हैं, तो उन्हें लगता है कि मुस्लिम भाइयों के खिलाफ बोलकर वो कुछ हिंदू वोटर ले जाएंगे। लेकिन इस बार हिंदू भी समझ चुका है कि आपने हमें बहुत डराया, कभी पाकिस्तान, कभी घुसपैठिया, कभी मुसलमान, ये सब हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करके अब वही हिंदू जाग चुका है और रोजगार मांग रहा है। आज वही हिंदू जाग चुका है और अपना महंगाई के ऊपर अन्याय अत्याचार पर बात कर रहा है। तो आपको एकजुट रहना है। भाईचार से यहाँ के विधायक जी आलम भाई, आपका शुक्रिया करती हूँ। अपने अध्यक्ष का माफी चाहूंगी, मंच पर बहुत लोग बैठे हैं, मैं आप सभी का शुक्रिया करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि 7 तारीख को असम से एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और इस सीट पर हमारे उम्मीदवार ऐतिहासिक बहुमत से, रिकॉर्ड से जीतेंगे, ये आप विश्वास दिलाइए। एक भी वोट घर पर नहीं रहना चाहिए, हर को वोट निकलकर 7 मई को तीसरा चरण, अंतिम चरण आपके पास और अंतिम अवसर है। जय हिंद, जय भारत।